कक्षा 12 के विद्यार्थी ध्यान दें, उपयोगिता का जो चैप्टर चल रहा है यूटिलिटी। तमाम अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता को परिभाषित किया है। प्रोफेसर बाग ने उपयोगिता को परिभाषित करते हुए लिखा है, अर्थशास्त्र के लिए उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। शुरू में आपको बताया गया था बच्चों, अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र जब भी पढ़ना शुरू करें तो केवल मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन करने के लिए सोचें। जैसे बैलगाड़ी बैल खींचता है, लेकिन यहाँ बैल की क्रिया का अध्ययन नहीं होता है। अर्थशास्त्र ये मानता है कि उस पर बैठा हुआ मनुष्य उस काम को कर रहा है। जंगल में हाथी लकड़ी के लट्ठों को उठाती है, लेकिन हाथी के काम का अध्ययन नहीं होता है। वहाँ केवल उसके पीठ पर जो महावत बैठा रहता है, माना यह जाता है कि यह काम वो कर रहा है। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। आपको पहले भी बताया गया था कि हर वस्तु में एक उपयोगिता निहित होती है। वही उपयोगिता मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है। हम इसे अर्थशास्त्र में यूटिलिटी अथवा उपयोगिता के नाम से संबोधित करते हैं। आइए देखें इस उपयोगिता की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी चारित्रिक विशेषता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी, पहली इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उपयोगिता अमूर्त है। उपयोगिता अमूर्त है। अमूर्त जो दिखती नहीं है। पहले भी आपको बताया गया कि यह वस्तु के अंदर निहित होती है। ये वस्तु के अंदर निहित होती है, तो यह उपयोगिता दिखाई नहीं देती है। और यह उपयोगिता दूसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये दो तरह की होती है। पहली अनुमानित उपयोगिता और दूसरी वास्तविक उपयोगिता। वास्तविक, हम किसी वस्तु की उतनी ही कीमत देने का प्रयास करते हैं, प्रोबेबली ये सोचते हैं कि हमको इतनी ही उपयोगिता इससे प्राप्त होगी, किंतु जब हम उस वस्तु का कंज्यूम करते हैं तब हमको वास्तविक उपयोगिता प्राप्त होती है। वास्तविक उपयोगिता प्राप्त होती है। तीसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, वो ये इसका संबंध लाभदायकता से नहीं होता है। लाभदायकता से नहीं होता है, अर्थात
वस्तु के अंदर जो उपयोगिता है यह पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि इसका संबंध लाभ से ही होगा। जैसे अफीम, चरस, गांजा, शराब आदि वस्तुएं हैं, उनमें उपयोगिता है, वो चाहे लाभदायक हो और चाहे हानिकारक हो, चाहे लाभदायक हो और चाहे हानिकारक हो। उपयोगिता तीसरी, यह वस्तुगत न होकर आत्मगत होती है। क्या होती है? आत्मगत होती है। केवल इसे आत्मा से ही एहसास किया जाता है, दिखता नहीं है। जो गूंगे मीठे रस को फल अंतर्मन ही भावे अभिगत, अर्थात यह वस्तुगत वस्तु में निहित होती है लेकिन वस्तुगत नहीं होती है, यह आत्मगत होती है। और इसकी जो अंतिम कैरेक्टरिस्टिक है, अंतिम इसकी जो विशेषता है वो कि यह सापेक्षिक होती है। यह सापेक्षिक होती है। क्या होती है? सापेक्षिक होती है। अर्थात एक ही वस्तु एक व्यक्ति के लिए जितनी आवश्यक है ऐसा नहीं हो सकता है कि वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए भी उतनी ही आवश्यक हो। अर्थात एक ही वस्तु एक से अधिक लोगों के लिए अधिक अधिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। आइए अब हम देखें कि क्या इसको मापा जा सकता है, उपयोगिता को मापा जा सकता है। पहले भी आपको बताया गया था, ये वस्तु की इकाई है, ये सीमांत उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता है, और ये कुल उपयोगिता है। ये कुल उपयोगिता है, कुल उपयोगिता है। हम मानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम किसी वस्तु की 7 इकाइयों का उपभोग करते हैं। सीमांत उपयोगिता वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कुल उपयोगिता और यह उपयोगिता निरंतर कम होती जाती है, सीमांत उपयोगिता निरंतर कम होती जाती है। जब सीमांत उपयोगिता निरंतर कम हो जाती है तो उस समय ध्यान रखिएगा परीक्षा के लिए कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। यहां आपने देखा कि किसी वस्तु की 7 इकाई है। पहले वस्तु की सीमांत उपयोगिता यदि 45 है तो दूसरे की 40 होगी, तीसरे की 30 होगी, चौथे की 15 होगी, पांचवें की 0 होगी, छठे की -5 होगी और सातवें की -10 होगी। ये तो सीमांत उपयोगिता हुई। अब कुल उपयोगिता 95, 125, 140, -5 और -10। तो इस तरह से सीमांत उपयोगिता घटते हुए क्रम में है लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ते हुए क्रम में है। अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि यूटिलिटी को, उपयोगिता को मापा जा सकता है। ऐसा आप कुल उपयोगिता का टोटल कर लेंगे और सीमांत उपयोगिता का टोटल कर लेंगे तो आपको इसको मापने का, मेजरमेंट करने का जो तरीका है वह भी प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बस इतना ही। धन्यवाद। भैया हाँ ओके कह दे है ना, बस बैग के लेके चला जा।
निकाल।